तो नमस्कार फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 6। ठीक है, क्लास 10 का हम लोग चैप्टर 6 को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये पार्ट 1 पार्ट 2 को आज ही कंप्लीट करेंगे। और हाँ, ये नोट्स पढ़कर आप 95% तक बना सकते हो। और यदि आपको इसका नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है यहाँ पे नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, चैप्टर को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा अच्छे से बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या है सो देखो। तो सबसे पहला है यहाँ पे नियंत्रण। ठीक है, तो पर्यावरण की अनुक्रिया के प्रति उत्पन्न गति को विकृष्ट तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित करने की प्रक्रिया को नियंत्रण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे समन्वय। ठीक है, तो समन्वय क्या है सो देखो, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो उद्दीप के प्रति उचित प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए किसी जीव के विभिन्न अंगों का परस्पर सुसंगठित ढंग से कार्य करना समन्वय कहलाता है। यानी कि जो होता है प्रतिक्रिया, ठीक है, कोई भी प्रतिक्रिया होता है उसको उत्पन्न करने के लिए कि जीव की विभिन्न अंग कार्य करता है, उसको सुसंगठित ढंग से कार्य करने के लिए जो कार्य करता है सुसंगठित ढंग से, उसको हम लोग क्या कहेंगे, समन्वय। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं उद्दीपक। ठीक है, उद्दीपक क्या है, तो वातावरण में परिवर्तन जिनके प्रति जीव प्रतिक्रिया दिखाते हैं। ठीक है, वातावरण में जो परिवर्तन होता है और जीव अपना क्या दिखाते हैं, प्रतिक्रिया दिखाते हैं और सक्रिय रहते हैं, बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं, जीव सक्रिय रहते हैं, तो उद्दीपक कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, उद्दीपक। उद्दीपक के प्रति जीवों की अनुक्रिया प्राय उनके शरीर अंग की किसी गति के रूप में होती है। ठीक है, आ गया समझ में। अब यहाँ पे देखते हैं तंत्रिका तंत्र, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो तंत्रिका तंत्र क्या है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तंत्रिका ऊतक को। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र का निर्माण तंत्रिका ऊतक द्वारा होता है। तंत्रिका तंत्र का जो निर्माण होता है, तंत्रिका तंत्र जहाँ पे बनता है वो कहाँ पे बनता है, तंत्रिका ऊतक में बनता है, तथा तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन के बने होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तंत्रिका ऊतक किसके बने होते हैं, न्यूरॉन के बने होते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तंत्रिका कोशिका तथा न्यूरॉन की संरचना। तो तंत्रिका कोशिका अत्यधिक जटिल तथा सबसे लंबी लगभग 1.5 मीटर से 4 मीटर तक लंबी होती है। ठीक है, तंत्रिका कोशिका जो रहती है ये जटिल तथा सबसे लंबी होती है और कितने मीटर तक होती है, 1.5 मीटर तक। ठीक है, 1.5 मीटर से 4 मीटर तक की लंबी हो सकती है। ठीक है, तंत्रिका कोशिका, ये याद होना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं प्रत्येक तंत्रिका कोशिका भ्रूणीय अवस्था में एक न्यूरोप्लास्ट से बनती है। ठीक है, क्या होती है, बनती है न्यूरोप्लास्ट से। तंत्रिका कोशिका किसकी बनी होती है, न्यूरोप्लास्ट से बनती है। ठीक है, ये याद होना चाहिए। अगला यहाँ पे इसमें 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, तो सबसे पहला भाग होता है कोशिकाएं, इसको हम लोग साइटोन भी कहते हैं। दूसरा है डेंड्रोनस, ठीक है, और तीसरा है एक्सॉन। ठीक है, ये 3 भाग में होता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ग्राही। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो एक कोशिका अथवा कोशिका का समूह जो एक विशेष प्रकार के उद्दीपन तथा अथवा पर्यावरण में एक विशेष प्रकार के परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होता है। ठीक है, ग्राही के प्रकार, तो ग्राही कितने प्रकार के होते हैं, सो देखो, पहला प्रकार है प्रकाश ग्राही। ठीक है, दूसरा है उद्गम ग्राही, तीसरा है ध्वनि ग्राही, चौथा है ध्यान ग्राही और तीसरा है पांचवा है स्वाद ग्राही। ठीक है, तो प्रकाश ग्राही क्या काम करता है, प्रकाश के प्रति संवेदनशील यानी कि आंख में काम करता है। ठीक है, उसके बाद है उष्मा ग्राही, तो उष्मा तथा ताप के प्रति संवेदनशील यानी कि त्वचा में। ठीक है, उसके बाद है ध्वनि ग्राही, तो ध्वनि के प्रति संवेदनशील यानी कि कर्ण में यानी कि कान में। उसके बाद है नाक में, उसके बाद है जिह्वा में। ठीक है, ये 5 ऑर्गन सेंस जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। अब है यहाँ पे तंत्रिका कोशिका के भाग, तो दुर्मिका, इसको हम लोग बोलते हैं डेंड्रॉइड। ठीक है, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, लिखते चलिए। जहाँ सूचनाएं उपार्जित की जाती है। ठीक है, धूम्रिका में क्या होती है, सूचना को
उपार्जित, यहीं पे अर्जित होता है सूचना, ठीक है। जैसे हम आपको अभी बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो ये धूम्रिका में जाके अर्जित हो रहा है, ठीक है। दूसरा नंबर में क्या है, कोशिकाएं, तो जिसमें होकर सूचनाएं विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती है, ठीक है। तीसरा नंबर में है एक्शन, एक्सॉन, तो जहां इस आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेतों में किया जाता है, जिससे ये आगे संरचित होता है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट्स है, दो तंत्रिका के बीच जहाँ वे आपस में जुड़ते हैं सदैव बहुत ही छोटा रिक्त होता है, जिसे अंतर्ग्रथन या सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सिनेप्स भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं तंत्रिका कोशिका, तो ये इम्पोर्टेंट है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को तंत्रिका कोशिका अथवा न्यूरॉन कहते हैं। इसको हम लोग तंत्रिका कोशिका भी कह सकते हैं या फिर न्यूरॉन भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे तंत्रिका कोशिका के प्रकार, तो ये कितने प्रकार के होते हैं सो देखो। तो सबसे पहला प्रकार क्या है, संवेदी तंत्रिका कोशिका। तो ये क्या होता है, तो संवेदनाओं के शरीर के विभिन्न भागों से मस्तिष्क की ओर ले जाती है, ठीक है, संवेदना करती है। संवेदी तंत्रिका कोशिका क्या करती है, मस्तिष्क के शरीर से क्या कहाँ तक ले जाता है, मस्तिष्क तक, ठीक है। आपको चोट लगती है तो तुरंत दिमाग को पहुंचाता है कि यहाँ पे चोट लगा है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेरक तंत्रिका कोशिका, तो यह मस्तिष्क से आदेशों को पेशियों तक ले जाता है। कहाँ तक ले जाता है, पेशियों तक ले जाता है। अब यहाँ पे बहुध्रुवी तंत्रिका कोशिका, यह संवेदनाओं को मस्तिष्क की ओर तथा मस्तिष्क से पेशियों की ओर ले जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे तंत्रिका कोशिका के कार्य, तो इसका क्या क्या कार्य है सो देखते हैं। तंत्रिका कोशिका आपस में मिलकर श्रृंखलाएं बनाती है। क्या बनाती है, श्रृंखलाएं। यह उद्दीपन और प्रेरणाओं को विद्युत आवेश के रूप में द्रुत गति से एक स्थान से ऊपर दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है, जिससे क्रिया तुरंत संपन्न हो जाती है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे करने वाले पार्ट 2 को, तंत्रिका आवेग, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है मैं उसे स्किप कर रहा हूँ। ये इम्पोर्टेंट है प्रतिवर्ती क्रिया। तो तंत्रिका तंत्र के अनुक्रिया या प्रतिक्रिया का सबसे सरल रूप में प्रतिवर्ती क्रिया है, और यह वह क्रिया है जिसे हम यन्वत्र कहते हैं। गर्म प्लेट छू जाने पर हमारे हाथ को दूर हटाना प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण, ठीक है। यदि आप गर्म प्लेट को छूते हैं तो हमारा ब्रेन जो होता है तुरंत ही वो पहचान लेता है कि ये चीज़ गर्म है, इसको नहीं छूना चाहिए, इसलिए हम लोग तुरंत हाथ को हटा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वे क्रिया जिन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकते हैं प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है, ठीक है। जिसे हम लोग आग को नहीं छू सकते हैं। यह क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है, ठीक है। ये कहाँ पे होती है, मेरुरज्जु में, तो ये चीज़ याद होना जाना चाहिए, मेरुरज्जु। टहलना, तो वे क्रिया है जिन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, ऐच्छिक क्रिया कहलाती है। कौन सी क्रिया कहलाती है, ऐच्छिक क्रिया कहलाती है। टहलना एक ऐच्छिक क्रिया है, ठीक है। उसके बाद है यह मस्तिष्क द्वारा नियंत्रण होती है, हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रतिवर्ती चाप, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट आ जाता है मानव मस्तिष्क, ठीक है। तो मस्तिष्क अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर महत्वपूर्ण है तो वो है मस्तिष्क, और कंप्यूटर को अगर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो वो है सीपीयू, ठीक है। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं या फिर मस्तिष्क कहते हैं, उसी तरह मस्तिष्क बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यह अत्यधिक कोमल होता है, जो कपाल के सुरक्षित रहता है। यह चारों ओर से त्रिस्तरीय झिल्ली से घिरा होता है, ठीक है। 3 तरह से ये घिरा हुआ रहता है, 3 तरह की झिल्ली से वो घिरा हुआ रहता है मस्तिष्क हमारा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा कपाल का मतलब होता है कि हड्डी से घिरा हुआ रहता है, हड्डी के बीचों बीच रहता है। मस्तिष्क के भाग कौन कौन से भाग है सो देखो। सबसे पहला है अग्रभाग, ठीक है। दूसरा है में मध्य भाग, और तीसरा में है पश्चिम भाग, ठीक है। 3 तरह का भाग है, इसको हम लोग तीनों को पढ़ते हैं अच्छे से। सबसे पहला अग्र मस्तिष्क, तो इसके अंतर्गत धारुपिंड मस्तिष्क को एडवनिस फ्लॉन आते हैं। धरणपिंड ग्रंथ ज्ञान के प्रमस्तिष्क स्मृति, सोचने विचारने तक, तर्क शक्ति आदि के साथ डायनिसोफ्लन भूख प्यास नींद ताप नियंत्रण उपचार आदि के केंद्र होते हैं,
ठीक है। भूख प्यास नींद हम लोग कहाँ से लगता है, ये अग्र मस्तिष्क से लगता है, ठीक है। आगे वाला मस्तिष्क से क्या क्या होता है, भूख लगता है, प्यास लगता है, नींद लगता है और ताप नियंत्रण करते हैं। आगे समझ में। दूसरा में है मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क का अधिकांश भाग अनुमस्तिष्क से ढका होता है। यह दृष्टि ज्ञान कराता है, ठीक है। मध्य मस्तिष्क से हम लोग दृष्टि को ज्ञान करते हैं। कि दृष्टि ज्ञान का मतलब हो गया, जैसे आप अभी फोन देख रहे हो, ठीक है, तो ये हो गया मध्य मस्तिष्क, ठीक है। मध्य मस्तिष्क से देख रहे हो। अब यहाँ पे पश्चिम मस्तिष्क, तो इसके अंतर्गत अनुमस्तिष्क, पोन्स तथा मस्तिष्क पुच्छ आता है। क्या आता है, पुच्छ। पोन्स क्या है सो जान लो। अनुमस्तिष्क के सामने तथा मस्तिष्क पुच्छ के ऊपर स्थित होता है। यह हृदय स्पंदन तथा श्वसन आदि क्रियाओं को नियंत्रण करता है, ठीक है। क्या करता है, नियंत्रण करता है। अनुमस्तिष्क, ये इंपॉर्टेंट है, अनुमस्तिष्क। तो प्रमस्तिष्क के पश्च भाग के नीचे स्थिर गोलाकार भाग होता है। यह शरीर के संतुलन बनाने का कार्य करता है। तो शरीर का जो संतुलन है उसका अनुमस्तिष्क का काम है, ठीक है। आप लोग जैसे साइकिल चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, बैलेंस होके चलाते हो, तो बैलेंस कौन करता है, कौन सा दिमाग का पार्ट, तो ये करता है अनुमस्तिष्क, ठीक है। बैलेंस करता है अनुमस्तिष्क। अब यहाँ पे मस्तिष्क पहुँच, तो मस्तिष्क का पक्ष बेलनाकार भाग है। यह शरीर के अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, ठीक है। अनैच्छिक क्रिया जो हम लोग खुद की मर्जी से नहीं कर सकते, वो होता है पीछे की तरफ, ठीक है। मस्तिष्क पुच्छ करता है। अब यहाँ पे मेरुरज्जु, ये इंपॉर्टेंट है। मस्तिष्क का पश्च भाग लंबा होकर कपाल के पश्च छोर पर उपस्थित महारंध्र से निकलकर रीढ़ की हड्डी में फैला रहता है। यह मेरुरज्जु कहलाता है। क्या कहलाता है, मेरुरज्जु। कहाँ से कहाँ तक फैला रहता है, मस्तिष्क के पीछे भाग से एकदम नीचे तक रीढ़ की हड्डी तक, ठीक है, ये फैला रहता है। रीढ़ की हड्डी कोशिकाओं की बनी होती है। रीढ़ की हड्डी किससे बनी होती है, कोशिकाओं की बनी होती है। इसके मध्य में एक तंत्रिका नाल होती है। इसके बीच बीच में क्या होता है, तंत्रिका नाल, ठीक है, ये तंत्रिका नाल होता है। अब यहाँ पे ये ऊतक कैसे रक्षित होते हैं, तो ये ऊतक जो है कैसे रक्षित होते हैं, अपने आप को कैसे बचाते हैं, उसको देखो। मस्तिष्क एक कोमल अंग है, ठीक है। इसको सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जरूरी है ऊतक को, कोशिका को सुरक्षित रखना। इसीलिए मस्तिष्क अस्थियों के बने बॉक्स में उपस्थित होता है, ठीक है। अब लोग माथा को टच कीजिए, देखना वहाँ पे टक टक का आवाज आएगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा हार्ड चीज़ से बना होता है। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है, जो प्रघात अवशोषक उपलब्ध कराता है। यदि आप अपने हाथ को कमर के मध्य के नीचे ले जाएं, ठीक है, तो आप एक कठोर उभार वाली संरचना का अनुभव करेंगे। यह कैसेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी है, जो मेरुरज्जु की रक्षा करती है। अगर आप लोग पीठ को पीछे तरफ टच करेंगे तो वहाँ पे पता चलेगा कि बहुत ही ज़्यादा क्या है, आप लोग रीढ़ की हड्डी को टच कर पाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे तंत्रिका ऊतक कैसे कार्य करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तंत्रिका कोशिका के ध्रुमिका सिरेग्राही अंगों की सूचनाओं ग्रहण करने इन्हें मेरुरज्जु के पहुँचाते हैं। यहाँ पर ये सूचनाएं संसाधित होती है कि इसके पश्चात इनके हस्तांतरण आवेग के रूप में कार्यग्राही पेशिया को कर लिया जाता है, जिससे वंचित क्रिया संपन्न होती है, ठीक है। पादपों में समन्वय, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। स्फीति गति, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। पार्ट 3 को अभी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो अनुवर्तनी गति तथा अनुचलन गति में अंतर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग चाहे तो नोट्स बना लीजिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी पूछ सकता है, ठीक है। वैसे ये सब नहीं पूछता है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। जो पूछता है मैं उसको पढ़ा दे रहा हूँ। ये प्रकाश अनुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन के अंतर, तो ये पढ़ लो थोड़ा सा। पौधे के भाग जैसे तना, पत्ती आदि के प्रकाश की ओर गति करना प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। पादपों में प्रकाश अनुवर्तन ऑक्सीन हार्मोन के कारण होता है, ठीक है। पादपों यानी कि पेड़ पौधों में प्रकाश अनुवर्तन कहाँ से होता है, ऑक्सीन हार्मोन्स के कारण होता है। अब गुरुत्वानुकर्षण, पौधे के किसी भाग का पृथ्वी के गुरुत्व की ओर अथवा उनके विपरीत गति के गुरुत्वानुवर्तन कहलाते हैं। इसका उदाहरण क्या है, तने ऊपर की ओर, जड़ें नीचे की ओर वृद्धि करती है, ठीक है। तना किधर बढ़ता है, आगे की ओर, और जड़ किधर होता है, नीचे की ओर बढ़ता है, ठीक है। जलानुवर्तन, तो नमी के कारण होने वाली पादप गति को
जलानुवर्तन कहते हैं। इस प्रकार की गति उच्च श्रेणी में पौधों की जड़ों से बायोस्फाइट के मूलावास कवकों के हाइफा आदि में देखने मिलती है। इसका उदाहरण क्या है? अमीबा जल की ओर बढ़ता है, ठीक है, अमीबा किधर बढ़ता है? जल की ओर, जिधर उसको जल मिलेगा, ठीक है। रसानुवर्तन क्या है? पराग नलिका में बीजांड की ओर वृद्धि करना, ठीक है। पादप हार्मोन्स, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पादप हार्मोन्स, ठीक है। पौधे में उत्पन्न विशेष प्रकार के कार्बनिक पदार्थ जो पौधों की वृद्धि, विकास एवं अनुक्रियाओं को नियमन करते हैं, पादप हार्मोन्स कहलाते हैं, ठीक है। इन्हें वृद्धि नियामक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वृद्धि नियामक। पादप हार्मोन्स के कितने प्रकार है, सो देखते हैं। सबसे पहला प्रकार है ऑक्सिन्स, दूसरा है जिब्रेलिन्स, तीसरा है साइटोकाइनिन्स, चौथा है एप्सिक्स और तीसरा पांचवा है इथाइलिन, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट देखेंगे हम लोग ऑक्सिन्स को। तो ऑक्सिन्स क्या है? कोशिकाओं में विवर्धन करना, ठीक है, कोशिकाओं में विवर्धन करना, कोशिका विभाजन में सहायक करना, फलों व पत्तियों की असमय गिरने को रोकना, कायिक प्रजनन में सहायता करना, खरपतवार नियंत्रण आदि कार्य। तो ये होता है ऑक्सिन का कार्य। अब यहाँ पे जिब्रेलिन्स, तो ये क्या है? इसका कार्य क्या है? सो देखो, तनु की लंबाई में वृद्धि करना, ठीक है। जिब्रेलिन्स का काम होता है तनु को वृद्धि देना, बीजों के अंकुरण को बढ़ाना, पुष्पों को खिलने में सहायता करना और कुछ पौधे में अनिषेक फलन उत्पन्न करना आदि कार्य, ठीक है। फल जो उत्पन्न होता है वो होता है जिब्रेलिन, फूल जो फूलता है वो होता है जिब्रेलिन। पुष्प जो फैलता है वो होता है जिब्रेलिन, ठीक है। और क्या हो गया? बीज का अंकुरन जो होता है, ठीक है, आप लोग चना में अंकुरन देखे होंगे, तो वो जो फैलता है वो होता है जिब्रेलिन्स के कारण, ठीक है। अब यहाँ पे साइटोकाइनिन्स, तो साइटोकाइनिन्स क्या है? सो देखो, कोशिका विभाजन को प्रेरित करना, ठीक है, कोशिका विभाजन को क्या करना? प्रेरित करना, जीर्णता को नष्ट करना, सुप्तावस्था को नष्ट करना, ये होता है साइटोकाइनिन्स का कार्य। चौथा में एब्सिसिक अम्ल, तो पौधे में वृद्धि को नियंत्रण करना, ठीक है, नियंत्रण करना। अगर वो पौधे मान लो कि बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते चला, तो ऐसे में तो आसमान भी टच कर सकता है ना, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या काम करता है? तो वो काम करता है एब्सिक्स अम्ल, ठीक है। एब्सिक्स अम्ल क्या करता है? वो नियंत्रण कर देता है। प्रोटीन के संश्लेषण को प्रोत्साहित करना, सूखे की स्थिति में रंध्रों को बंद कर देना और आदि कार्य करना, ठीक है, ये रंध्र को कम बंद कर देता है। अब यहाँ पे इथाइलिन, तो इथाइलिन क्या है? सो देखो, फलों के पकने में सहायक होता है, तनु के फूलने में सहायक होता है, मादा पुष्पों की संख्या बढ़ता है आदि कार्य, ठीक है। आप लोग आम को पकते हुए देखे होंगे पेड़ में, पपीता को पकते हुए देखे होंगे, केले को पकते हुए देखे होंगे, ठीक है। तो वो क्या कौन पकाता है? वो पकाता है इथाइलिन, ठीक है, वो पकाने का कार्य करता है इथाइलिन। अब यहाँ पे हार्मोन्स तथा एंजाइम में अंतर, ठीक है, ये अंतर स्पष्ट यहाँ पे इसको ध्यान से देखना, ये वीवीआई है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा। हार्मोन्स, तो ये कार्बनिक पदार्थ है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होता है, इनका वहन रुधिर द्वारा होता है, ये उपचायिक क्रिया में प्रयुक्त हो जाते हैं, ये ग्लाइकोपिन साइटिरोइड में पॉलीपेटाइड होते हैं। अब हम लोग देखेंगे एंजाइम को, ये भी कार्बनिक पदार्थ है, ये भी कार्बनिक पदार्थ है जो बहिर्स्रावी ग्रंथियों में पाचक रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। इनका वहन नलिकाओं द्वारा होता है, ये उपचायिक क्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं और ये प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन होता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि तथा बहिर्स्रावी ग्रंथियों में अंतर। तो सबसे पहला है अंतःस्रावी ग्रंथि, तो ये क्या होता है? सो देखो, तो ये नलिका विहीन ग्रंथियाँ होती है, इनके स्राव में रुधिर द्वारा गंतव्य तक पहुँचाया जाता है, ये विशेष अंग की उचित वृद्धि और कार्य के लिए उत्तरदायी है। अब यहाँ पे बहिर्स्रावी ग्रंथि, तो ये क्या है? सो देखो, ये नलिकायुक्त ग्रंथियाँ है, ठीक है, ये क्या है? नलिकायुक्त ग्रंथियाँ है। इसका स्राव नलिकाओं द्वारा शरीर के भीतर तक पहुँचाता है,
ये भोजन एवं बाह्य पदार्थों पर कार्य करने का निपुण होती है। ठीक है, आ गया समझ में। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं मानव शरीर में पाई जाने वाली अंतस्रावी ग्रंथियों में उसमें स्रावित हार्मोन्स। ठीक है, मानव शरीर में कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग नोट्स बनाइए वरना दिक्कत होगा एग्जाम के टाइम में। तो यहाँ पे पीयूष ग्रंथि सबसे पहला आता है मानव ग्रंथि में, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना, एग्जाम में पूछता है। तो ये मस्तिष्क में स्थित होता है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पे होता है? मस्तिष्क में, यानी कि हमारे दिमाग में। और यह मटर के दाने के बराबर बड़ी होती है। और ये कितनी बड़ी होती है? मटर के दाने इतना बड़ी। ठीक है, इससे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को हम लोग और किस नाम से जान सकते हैं? मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, और इससे निम्नलिखित हार्मोन्स स्रावित होते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स? ए नंबर में है वृद्ध हार्मोन्स। ठीक है, वृद्ध हार्मोन्स, तो ये GH कहते हैं। वृद्ध हार्मोन को हम लोग क्या कहेंगे? GH। यह अस्थियों तथा ऊतकों की वृद्धि को नियंत्रण करता है। ठीक है, अगर वृद्ध हार्मोन्स नहीं रहेगा तो क्या होगा? ऊतक बढ़ते चला जाएगा या फिर हड्डी बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, तो इसे ADH कहते हैं। ठीक है, यह वृक्क द्वारा जल के पुनः अवशोषण को नियमित करता है। अब यहाँ पे ACFH, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको स्किप मार देते हैं। दूसरा नंबर में यहाँ पे थायराइड। ठीक है, क्या है? थायराइड, तो यह गले में स्थित होती है। थायराइड जो ग्रंथि कहाँ पे रहती है? गले में। तो इससे थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। थायरोक्सिन उपचय तथा वृद्धि की दर नियमित करता है। इसकी कमी से गलकंड रोग हो जाता है। अधिकता में भीम कायकता रोग उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग देखे होंगे किसी को थायराइड ग्रंथि में क्या हो जाता है? बीमारी हो जाता है, यानी कि गला उसका निकल जाता है। तो वो हो जाता है किसकी कमी से? थायरोक्सिन की कमी से। ठीक है, आयोडीन की कमी से वो हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं अग्नाशय। ये इंपॉर्टेंट है अग्नाशय। तो अग्नाशय जो होता है इसकी लेगर हैंड्स की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिका में इंसुलिन हार्मोन्स का स्रावन होता है। ठीक है, अग्नाशय में क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। इसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। ठीक है, अगर इंसुलिन की कमी हो गया तो अग्नाशय में क्या हो जाएगा? मधुमेह हो जाएगा। अब यहाँ पे अधिवृक्क ग्रंथि, क्या है? अधिवृक्क ग्रंथि, तो इससे कार्टिसोन का स्रावन होता है। कार्टिसोन प्रोटीन के शर्करा में बदलने का कार्य करता है। चौथा में अंडाशय। ठीक है, तो अंडाशय क्या है? सो देखो, यह एस्ट्रोजन तथा प्रोस्टेजोन का स्रावन करता है। यह हार्मोन्स मादा लक्षणों को विकास करता है। ठीक है, यह क्या करता है? मादा लक्षणों को विकास करने में मदद करता है। कौन? अंडाशय, यानी कि अंडाशय में। अब यहाँ पे वृषण, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखो। यह टेस्टोस्टेरोन का स्रावन करता है। यह हार्मोन्स नर लक्षणों में विकास करता है। यह हार्मोन्स कहाँ पे पाया जाता है? वृषण नर के लक्षणों में, यानी कि आदमी के। ठीक है, यदि इसका आप लोगों को नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना। और यदि इसका MCQ चाहिए तो हमारे सेकंड वाले चैनल को जरूर ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।